स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बुक का, आपका एक्सरसाइज का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, मीन्स हमें मैग्नीट्यूड बतानी है और डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसकी? फोर्स की, नेट फोर्स की डायरेक्शन, साथ साथ मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे करनी है। और यहाँ पर आपको ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है, रेन का, फॉलिंग डाउन विथ ए कांस्टेंट स्पीड। दूसरा है ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। और तीसरा है अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। उसके बाद है ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। उसके बाद है एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ओके। तो देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था दैट कि रेन ड्रॉप फॉलिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, इस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। नेट फोर्स मतलब कि टोटल फोर्स कितनी होगी। तो क्वेश्चन में अगर कह दिया है कि कांस्टेंट स्पीड है, क्या है? कांस्टेंट स्पीड। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस हिसाब से कोई भी एक रेन ड्रॉप को पकड़ लो। जैसे यहाँ पर एक रेन ड्रॉप है, तो कोई भी एक रेन ड्रॉप को अगर आप पकड़ लेते हो और उस पर फोर्सेस दिखाते हो तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। पहले तो ये बात कर लो कि इसका स्पीड कांस्टेंट क्यों है। तो देखिए फोर्स क्या लगेगा, एक तो आपका ग्रेविटी हो जाएगा, और ग्रेविटी का फोर्स ही है जो उस रेन ड्रॉप को नीचे लेकर के जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ग्रेविटी नहीं बल्कि एक आपका एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, क्योंकि जब रेन ड्रॉप हवा में नीचे ऐसे आ रहा होगा ना, तो उस पर एक एयर का जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी ऊपर में लग रहा होगा, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं और ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। मतलब एयर रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल फोर्स कह लो या नेट फोर्स कह लो क्या है, 0। ये हमें यहाँ पर पता चल गया। अगर आप डायरेक्टली जाओ तो कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब ही हो गया दैट की एक्सेलरेशन 0, क्योंकि जब तक स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तब तक यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा स्पीड कांस्टेंट है, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नेट फोर्स 0, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं। तो देखिए बी नंबर में कह रहा है दैट अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है। ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये देख रहे हैं आप, कॉर्क है। अब ये वाटर में अगर फ्लोट कर रहा है तो इस पर फोर्स क्या क्या होगा, ठीक है। इस पर फोर्स क्या क्या होगा, तो देखो फोर्स इस पर, एक तो इसका डाउनवर्ड में जो वेट है उसकी वजह से एक तो ग्रेविटी का फोर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। ये ग्रेविटी का फोर्स तो डाउनवर्ड अर्थ लगाएगा ना इस पर, साथ ही साथ इस पर एक अपवर्ड फोर्स भी होगा जो होगा बॉयंसी। ये क्लास 11th में आगे पढ़ोगे, 9th क्लास में प्रेशर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बॉयंसी फोर्स के बारे में। ये फोर्स तब लगता है जब किसी भी बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज कराते हैं, किसी भी बॉडी को लिक्विड में डुबा कर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्स कैसे बैलेंस्ड हो रहा है, तो बॉयंसी का फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स, ये फ्लोटिंग बॉडी है ना, तो बॉयंसी और ग्रेविटी ये आपस में बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो बॉयंसी का फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया 0। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नेट फोर्स
0, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, अगला है हमारा कि ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, मतलब कि एक पतंग है और उस पतंग को स्काई में एक जगह पर स्टेशनरी रखा गया है, मतलब स्टेशनरी रखा गया, रोक करके एक जगह पर जो है काइट को रखा गया है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पर भी हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स लगेगा तो वो अपने जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। नेट फोर्स लगने से कोई भी बॉडी चलने लगेगा, कोई भी बॉडी का मोशन होगा, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारा काइट कैसा है, तो हमारा यहाँ पर जो काइट है वो स्टेशनरी है। काइट जो है वो क्या है, तो स्टेशनरी है। तो अगर काइट स्टेशनरी है तो उस केस में नेट फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर उस पर मान लीजिए इस दिशा में नेट फोर्स लगता तो उधर मूव करने लगता, अगर इस पर नेट फोर्स नीचे लगता तो नीचे मूव करने लगता, अगर नेट फोर्स ऊपर लगता ऊपर मूव करता, अगर नेट फोर्स इधर लगता तो इधर मूव करता, मतलब कि टोटल नेट फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। टोटल नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, 0, जिसके चलते ये मूव नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में है कि ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब हमारे पास एक कार है और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, रफ रोड पे ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो देखिए जब आप इस कार का बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो कार का पहिया है और रोड है, ये कार का पहिया और रोड, तो ये जो कार का पहिया है और जो रोड है, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है यही तो इसको हेल्प कर रहा है किसमें, मोशन करने में, ठीक है। अगर फ्रिक्शन यहाँ नहीं रहता तो चक्का एक ही जगह पे स्लिप करता, घूमता एक ही जगह पे। जैसे कीचड़ में जब आपका गाड़ी फंस जाता है, तो कीचड़ में जब गाड़ी फंस जाता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम है, वहाँ पर फ्रिक्शन ना के बराबर है, जिसके चलते चक्का जो है वो एक ही जगह पर घूमते रहता है। तो फ्रिक्शन यहाँ रोड और टायर के बीच में रहेगा जो मोशन करने में मदद करेगा। और चूंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ पर नेट फोर्स तो 0 होगा ना, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी रहता, कुछ वेलोसिटी होता जो कि चेंज कर रहा है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 30 है, 30 ही रहेगा, थोड़ी देर बाद भी 30 ही रहेगा। तो ये कार का जो इंजन है वो पावर दे रहा है जिससे कि ये स्पीड इसका कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, एक माने कि सिंपल एक इलेक्ट्रॉन समझिए स्पेस में है, जो किससे दूर है, तो सारा मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भी दूर है, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स हो जाएगा 0। ये कैसे होगा हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव चार्ज से दूर जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड से भी दूर रखा गया है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ये इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, तो एंटर होते ही ये डॉट का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ही एंटर हुआ इसका पाथ देखिए ऐसा हो गया। तो ये जो पाथ इसका कर्व हो जा रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। और मटेरियल ऑब्जेक्ट माने जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो कोई दूसरा मास के पास रखिएगा तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को मास से दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर और मैग्नेटिक फील्ड से भी दूर रखा गया है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि कोई है ही नहीं तो कौन लगाएगा फोर्स, समझ रहे हो। तो इस तरह से इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।